बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरिया मॉडल स्कूल PNAD माड़ीपुर सेकेंडरी विंग ग्रेड 7। आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस मारिया शकील। लेक्चर नंबर 1। होप दैट you all are fine. Welcome to all. Chapter number 1 is Cutting Edge Technologies. Topics: number 1 Cutting Edge Technologies, number 2 Barcode Reader, number 3 Scanner, number 4 Robot, number 5 Cellular Communication. आज हम इन 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है Cutting Edge Technologies. A latest technology with all the modern features is called a cutting edge technologies. इसका मतलब है तमाम जदीद तरीन खसूसियात के साथ इस जदीद टेक्नोलॉजी को काटने वाली टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ कंप्यूटर के मैदान में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की शक्ल में मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ गैजेट की शक्ल में इस्तेमाल हो रही है। इनमें से कुछ का हम यहाँ मुताला करेंगे, मीन्स हम इनमें से कुछ को यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल है। मोबाइल हमसे अपडेट का ऑप्शन मांगता है। हम उसे अपडेट करते हैं, जो उसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड होते हैं, नई नई जो चीज़ें ऐड होती हैं वो कहलाती हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट टॉपिक है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर को मैंने आपको 3 पिक्चर्स में मुख्तलिफ पिक्चर्स में आपको मैं बताऊंगी। चलिए देखते हैं। इसकी एग्जांपल देकर मैं आपको बार कोड रीडर समझाती हूँ। जैसे कि जब आप बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप देखते हैं कि इस प्रोडक्ट पर कुछ वर्टिकल लाइंस, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, लंबी लाइनें, खाली जगह, एक लाइन है, फिर स्पेस है, फिर एक लाइन है, और कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर नंबर 1 में नज़र आ रहे हैं। इसे बार कोड कहते हैं। ये प्रोडक्ट के बारे में कोडेड मालूमात होती है। इसके नीचे 12 अदद के नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर नंबर 1 में नज़र आ रहा है। इसके नीचे जो डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं पिक्चर में, इन नंबर्स को यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहा जाता है। ये कोड प्रोडक्ट और वेंडर के बारे में होती है। वेंडर किसे कहते हैं? जिसने आपको एक प्रोडक्ट सेल किया है, जो बेचने वाला है, ठीक है। इसे जिस मशीन से पढ़ा जा सकता है इसे बार कोड रीडर कहते हैं, ठीक है। ये जो डिजिट्स को जिस मशीन के ज़रिए पढ़ा जाता है इसे बार कोड रीडर कहते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये रेड लाइट वाली डिवाइस नज़र आ रही है, ये है बार कोड रीडर। अच्छा, बार कोड रीडर में मौजूद लेज़र बीम, जैसे कि आपको इसके लेज़र लाइट नज़र आ रही है। लेज़र बीम यानी कि मुनक्किस रोशनी, वो रोशनी जो टकरा कर वापस आती है, उस रोशनी के ज़रिए लाइनों में जगह की मोटाई और खाली जगह और इसमें जो चेंजेस होते हैं उसकी मेजरमेंट करता है। लेज़र बीम के ज़रिए मीन्स के इस आकाश रोशनी के ज़रिए इसे तर्जुमा करता है और इसे फौरी तौर पर कार्रवाई के लिए कंप्यूटर को मुंतकिल करता है। मीन्स के इस पर काम करने के लिए, इसका डेटा हासिल करने के लिए कंप्यूटर को फौरन से ट्रांसफ़र करता है। इसे रिटेल स्टोर के सामान को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइब्रेरी में किताबें चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग शिपिंग तहरीकात के लिए। शिपिंग तहरीकात कौन सी होती हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। किसी काम पर साइन इन के लिए, अस्पतालों में मरीजों की शनाख्त के लिए,
बराह रास्त मेल मार्केटिंग के नताइज को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसकी बात करें हम? सेकंड पिक्चर में जो आपको बार कोड रीडर नजर आ रहा है, तकरीबन तीनों पिक्चर्स में ही आपको नजर आ रहा है, मींस इसकी क्लियर पिक्चर जो है ये पिक्चर नंबर 2 में है। इस तरह की ये डिवाइस है बार कोड रीडर की। तहकीक में, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में, ऑब्जर्वेशन में इस्तेमाल होने वाली शहद की मक्खियों को टैग करने के लिए बहुत छोटे छोटे बार कोड इस्तेमाल किए गए हैं। मींस कि इससे पता चल जाता है कि मक्खियों की किस कंपनी ने इसको जो है, ये किस कंपनी का शहद है, किस कंपनी ने इसको बनाया है। मींस के बार कोड के जरिए हमें उस प्रोडक्ट की सारी वन टू ऑल डिटेल विद इन सेकेंड्स पता चल जाती है। सुपरमार्केट्स और रिटेल स्टोर में बार कोड को सबसे ज्यादा देखा जाता है। जैसे आप सुपरमार्केट्स वगैरह में जाते हैं तो वहां आपको सबसे ज्यादा देखते हैं, वो आप किसे देखते हैं? बार कोड रीडर को। लेकिन इनके लिए बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इस्तेमाल पाए गए हैं, यानी कि सिर्फ ये सुपरमार्केट्स या रिटेल स्टोर पर ही नहीं, हर जगह पर इसका इस्तेमाल अब आम हो गया है। इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिंगरप्रिंट रीडर या स्कैनर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर 5 पिक्चर्स नजर आ रही हैं जिनके जरिए हम स्कैनिंग करते हैं। एक स्कैनर को सिक्योरिटी मकासद के लिए किसी शख्स के फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वो स्कैनिंग डिवाइस पर उंगली रखते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये मोबाइल पर जो पिक्चर नज़र आ रही है मोबाइल वाली, इसके अंदर इन्होंने अपना फिंगरप्रिंट दिया है। ठीक है, इस तरह से फिंगरप्रिंट स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो फिंगरप्रिंट स्कैन करती है और इसका रिकॉर्ड रखती है। फिंगरप्रिंट का सैंपल लेने के बाद उसे कंप्यूटर में मौजूद जखीरा शुदा डेटा से मिलाया जाता है। मींस वो डेटा जो पहले से आपके बारे में जो पहले से कंप्यूटर में मौजूद हो। डेटा से फिंगरप्रिंट मैच करने पर परमिशन दी जाती है। यानी कि आप इसकी मिसाल यूं ले लें, जैसे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वहां आपका मुकम्मल डेटा मौजूद है, आपको वहां एंट्री करनी है, तो आप पहले अपना बायोमेट्रिक सिस्टम में अपना पहले फिंगरप्रिंट करेंगे, अपनी फिंगर्स प्रिंट करेंगे। उसके बाद वो तमाम डेटा कंप्यूटर में जाएगा, वहां से मैच होता है, फिर आपको परमिशन मिलती है कि जी ये वही एम्प्लॉय है, हमारी कंपनी के ही एम्प्लॉय हैं, तो फिर आपको अंदर एंट्री मिलती है। ठीक है, ये सब प्रोसेस होता है। बुनियादी मकसद मजाज रसाई के जरिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। मजाज रसाई मतलब जो आपका रियल यूजर है उसकी परमिशन लाजमी है। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है या एक कंप्यूटर बंद हो जाता है तो स्कैनिंग आला इसे खोलने या तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्कैनिंग आला, स्कैनिंग डिवाइस। ठीक है, क्योंकि आजकल इस तरह के लॉक्स भी हैं। अब इसका मैं आपको फायदा बताती हूँ। फायदा भी मैं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। किसी चाबी की नकल बनाना या अलार्म कोड लिखना, जैसे हम पिन कोड लगाते हैं अपने मोबाइल्स वगैरह पर, और इसे किसी दूसरे फर्द तक पहुंचाना काफी आसान है। मींस के उसे लीक करना, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये पासवर्ड्स वगैरह को लीक कर देना बहुत इजी है। लेकिन किसी दूसरे शख्स के फिंगरप्रिंट को इसकी असली शक्ल में नकल करना तकरीबन नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। जिसे स्कैनर तस्लीम करे, इसे तो स्कैनर तस्लीम ही नहीं करेगा अगर आप जाली फिंगरप्रिंट्स बनाते हैं। लिहाजा फिंगरप्रिंट किसी पासवर्ड से ज्यादा मौसर साबित होता है। ठीक है, यानी कि पासवर्ड से ज्यादा यूजफुल जो है स्कैनर है, फिंगरप्रिंट है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रोबोट। A machine that looks and acts like a human being
या दूसरी डेफिनेशन में आप इस तरह भी कह लें, अ मशीन डेट कैन डू द वर्क ऑफ अ पर्सन ऑटोमेटिकली और अंडर द कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर। अच्छा, अब मैं उर्दू में बताती हूँ, इसे एक्सप्लेन करती हूँ पूरे टॉपिक को जो आपकी बुक में है। बुक में पेज नंबर 35, 36, 37, ठीक है। रोबोट एक मैकेनिकल मशीन है जो किसी हद तक इंसान से मुशाबिहत रखती है। जैसे कि आपको पिक्चर 3 में क्लियर नजर आ रहा है इसका फेस रोबोट का, इंसान की तरह दिखने वाली मशीन। ये मुख्तलिफ किस्म के पेचीदा इंसानी कामों को अंजाम देने की सलाहियत रखता है। पेचीदा काम, डिफिकल्ट वर्क। रोबोट या तो हिदायत पर काम करते हैं या कुछ करने के लिए पेशगी प्रोग्राम किया जाता है। पेशगी प्रोग्राम, पहले से इसमें प्रोग्राम किया जाता है, इसे तैयार किया जाता है कुछ काम करवाने के लिए। रोबोट को कई मकासद के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। अब बुक में आपके पास मेंशन है यूनिमेट। यूनिमेट डिजिटल तौर पर चलने वाला पहला प्रोग्रामेबल रोबोट था। अब इस रोबोट को देख लें, ये कब बना था और किस लिए इस्तेमाल हुआ था। ये एक डाई कास्टिंग मशीन से धात के गर्म टुकड़ों को उठाने के लिए 1961 में इंस्टॉल किया गया था। मींस के जो मुश्किल काम है, यानी कि जैसे इंसान ये आग वाला काम करेगा तो उसके हाथ पांव जल सकते हैं, तो ये काम 1961 में इस रोबोट से लिया गया था धात के गर्म टुकड़ों को उठाने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया। आजकल रोबोट्स ऐसी नौकरियां अंजाम देते हैं जो इंसान के लिए खतरनाक या मुश्किल होती हैं। जैसा आपको 1961 की एग्जाम्पल दी गई कि उस टाइम पर ये रोबोट बना था। मैन्युफैक्चरिंग में वो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रोबोट को वेल्डिंग्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्ज ये कि इसे हर जगह पर अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीनिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, आग और बम की लड़ाई, न्यूक्लियर साइट का मुआयना, सन्नती सफाई, लेबॉर्ट्री का इस्तेमाल, मेडिकल सर्जरी, मीन्स के डॉक्टर्स वगैरह भी इसे यूज करते हैं। लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट वगैरह के लिए यूज होता है। ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जंगलात, फॉरेस्ट वगैरह, ऑफिस मेल की तरसील, इनके साथ साथ कई दूसरे काम भी रोबोट्स के जरिए किए जाते हैं। ऑफिस मेल की तरसील से मुराद है जो हम मेल डिलीवर करते हैं, आगे भेजते हैं जो, ठीक है। इनमें जहानत भी शामिल की जा रही है। मसलन कुछ रोबोट एक ढेर में अशिया की शनाख्त कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ सिलेक्टिव चीज़, आपको मतलब कुछ पिक करवाना है रोबोट से, तो वो भी ये कर सकते हैं। मुनासिब तरतीब में अशिया को मुंतखब करके इन्हें एक यूनिट में जमा करना, यानी कि जो शनाख्त का अमल हमने बात की कि ये एक ढेर में अशिया की शनाख्त कर सकते हैं, यानी कि एक जो हमने सिलेक्टिव चीज़ इनको कहा है कि ये आपने फाइंड करना है, ये ढूंढना है, तो ये उन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि रोबोट बेहतर है या इंसानों के बराबर हैं। बहुत कुछ है जो रोबोट नहीं कर सकते। मसलन वो अदबी काम नहीं कर सकते, ठीक है। अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं हम आज खुश हैं, आज हम सैड हैं, आज हमने ये काम किया, आज हमने वो काम किया। हम कितनी बातें करते हैं, हम कितने अपने जज्बात का इजहार करते हैं, ठीक है। तो ये अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। हम जो काम पर इन्हें लगाएंगे ये चुपचाप वो करेंगे, और जो मतलब प्रोग्राम इनमें इंस्टॉल किया जाएगा ये उसी के मुताबिक अपना काम अंजाम देते हैं। रोबोट इंसानों की तरह मसाइल को हल नहीं कर सकते, बिल्कुल ये अपना अच्छा बुरा नहीं देख सकते। रोबोट सिर्फ वही कर सकते हैं जिसके लिए इन्हें प्रोग्राम किया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक हमारे पास है टॉपिक नंबर 5, सेलुलर कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको ये पिक्चर में स्क्रीन पर, आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन है इसमें पिक्चर पर आपको नजर आ रहा है,
अब हम इसे स्टडी करते हैं। Cellular communication is a form of communication technology that enables the use of mobile phones. A mobile phone is a bidirectional radio that enables simultaneously transmission and reception. अब हम इसकी तफसील देखते हैं। तफसील क्या है इसकी? बुक पेज नंबर 37, सेलुलर कम्युनिकेशन। हम इसे पूरे टॉपिक को रीड करेंगे। मोबाइल फोन को अक्सर सेलुलर फोन या सेल फोन कहा जाता है। ये एक पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे लैंडलाइन के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मोबाइल को, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर, मोबाइल के लिए हम किसी भी तार से तार को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते। मोबाइल फोन रेडियो वेव या सैटेलाइट ट्रांसमिशन के जरिए वायरलेस कम्युनिकेशन के नेटवर्क से अटैच होते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये सेलुलर कम्युनिकेशन, और नीचे डिवाइसेस टू डिवाइस कम्युनिकेट, यानी कि रेडियो वेव्स के जरिए सैटेलाइट से काम हो रहा है। इसमें किसी तार वगैरह के कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मोबाइल फोन वॉइस कम्युनिकेशन, शॉर्ट मैसेज सर्विस किसे कहते हैं? एसएमएस, जिसे हम कहते हैं एसएमएस, इसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस, और मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। अब मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस क्या है? एमएमएस। ठीक है, ज्यादातर मोबाइल फोन जो है हमें एसएमएस और एमएमएस फराहम करते हैं। नए फोन्स आ रहे हैं, नए फोन्स इंटरनेट सर्विसेज जैसे वेब ब्राउजिंग और ईमेल भी फराहम करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है मोबाइल में आजकल ये तमाम फीचर्स मौजूद हैं। आप रेडियो चैनल्स और म्यूजिक को भी सुन सकते हैं मोबाइल के अंदर, सुनते हैं ना आप लोग। वीडियो या तस्वीर भी बना सकते हैं और देख सकते हैं, और सेल फोन पर किताबें भी पढ़ सकते हैं। आप बुक्स पढ़ लेते हैं, कुरान पाक वगैरह पढ़ लेते हैं, और इसके अलावा कोई नॉवेल्स वगैरह, कोई अच्छी बुक, स्टोरी बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके सेल फोन के अंदर एक कॉम्पैक्ट स्पीकर, अब ये क्या है? आपको मोबाइल फोन पूरा बताया जा रहा है कि किस तरह से बना है, इसके पार्ट्स क्या हैं। आपके सेल फोन के अंदर एक कॉम्पैक्ट स्पीकर, एक माइक्रोफोन, एक कीबोर्ड, एक डिस्प्ले स्क्रीन जिस पर आपको सब नजर आता है, और माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक ताकतवर सर्किट बोर्ड मौजूद है। ठीक है, ये आपके मोबाइल के पार्ट्स हैं जो हर फोन को एक छोटा सा कंप्यूटर बनाते हैं। मोबाइल फोन भी एक मिनिएचर कंप्यूटर है। ठीक है, एक सेल फोन बुनियादी तौर पर एक रेडियो है। ठीक है, ये रेडियो सिग्नल्स भेजता और वसूल करता है, यानी कि सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। जैसे कि आपको ये येलो पॉइंट्स के जरिए पता चल रहा है, ऊपर जा भी रहे हैं सिग्नल, वहां से वापस भी आ रहे हैं टकरा के। ये दो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है। अब वो दो फ्रीक्वेंसी कौन सी है? एक बात करने के लिए, दूसरा सुनने के लिए। यानी कि हम जब कॉल करते हैं तो हमारी आवाज जिसने रिसीव की है हमारी कॉल उसे सुन भी रही है, और उसकी आवाज हमें भी सुन रही है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क से मुंसलिक होने पर, मुंसलिक मीन्स अटैच होने पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, या दुनिया भर के दूसरे फोन्स या कंप्यूटर से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। डेटा एक्सचेंज मतलब जैसे कि आप एसएमएस भेजते हैं, ठीक है, अपनी वीडियोस, पिक्चर्स और कुछ भी ऑडियो वगैरह आप अपनी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। आपका होम असाइनमेंट है क्लास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऑफ चैप्टर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। ये आपने घर में याद करना है बुकलेट से, क्योंकि आपका बुकलेट कंप्लीटली मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें सॉल्व हैं, इसके अलावा बुक वर्क भी कंप्लीट सॉल्व है। आपको लिखना कुछ नहीं है, कॉपी नहीं बनानी है आपने जस्ट ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं इस लेक्चर में, ये आपने याद करने हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ
अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।